वक्त कानून क्या लेके आई मोदी सरकार, पूरे देश में हल्ला मच गया था। हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आपको आ चुकी है वायलेंस को लेके। पर बात करने जा रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में जो जमकर और बहुत हीटेड बहस हुई। एक तरफ पिटिशनर्स के काउंसिल 100 से ज्यादा पिटिशंस डली थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 सुनी जाएंगी जो लीड पिटिशंस बन जाएंगी। तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, डॉक्टर राजीव धवन, सारे पिटिशनर्स की साइड पे एक के बाद एक आर्गुमेंट हुआ और रिस्पोंडेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से लीड कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, वो कैसे तर्क काट रहे थे उसका एग्जाम्पल आप इससे सुनेंगे, जब कपिल सिब्बल ने कहा कि 10 कोर्ट के सवाल पे 10 इश्यूज मैं रेज कर रहा हूं, पर ही विल हैव 11 सॉल्यूशंस, 11 जवाब आएंगे। और क्या जवाब आए, क्या सवाल उठाए गए वक्फ एक्ट को चैलेंज करने के लिए। कहा जा रहा था 1 दिन सुनवाई चलेगी, 2-2 घंटे ईच साइड को मिलेगा। 3 दिन लगातार सुनवाई चली और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया। अब क्या आने लगा है, कब आने लगा है, ये सारी चीजें, बहस क्या हुई, कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बताऊंगा क्योंकि उससे आपको एक दिशा समझ आती है कि कोर्ट क्या जानना चाह रहा है, क्या चीज पे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। क्योंकि लाइटर साइड पे तो ये भी कहा गया कि फंडामेंटल राइट है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं और वो फैक्ट चेक हो रहा है तो फंडामेंटल राइट है कि हम थोड़ा सा घुमा फिरा के इधर उधर से भी बोल सकते हैं। ये लाइटर साइड पे था। पर कोर्ट में बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपने पक्ष के आर्गुमेंट देते हैं, चाहे कोर्ट माने ना माने, चाहे वो लीगली सेंस बने ना बने, चाहे वो फैक्चुअली हो ना हो। अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको नहीं करना चाहिए। और फ्लो में बहुत तरह के आर्गुमेंट दिए जाते हैं और तभी जुडिशरी होती है, तभी कोर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। तो वो सब बातें भी आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको की हाइलाइट्स देने जा रहा हूँ और कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आगे क्या होने जा रहा है, उस पे वीडियो के एंड में आएंगे ताकि आपको पूरे वे में समझ आए कि 3 दिन हुआ क्या, हाइलाइट्स के माध्यम से। नहीं तो वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी। पहले ही बहस शुरू हो गई और एक विवाद शुरू हो गया कि हेयरिंग का आकार क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ हेयरिंग। क्योंकि जो पिछले ऑर्डर थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना के, जिन्होंने पहली हेयरिंग सुनी थी, फिर उन्होंने कहा था कि मेरी रिटायरमेंट आ रही है तो नेक्स्ट सीजीआई के बेंच में जाएगा, वो सुनेंगे। 3 इशू से बहस होनी थी, लिमिटेड इंटरिम रिलीफ होना था सिर्फ 3 इश्यूज पे। पर जब बहस आई तो जो सबमिशंस आए रिटर्न में, वो तुषार मेहता ने पहले ही बोला कि ये तो इतने ज्यादा वास्ट आ गए हैं कि सिर्फ 3 इशू से बात होनी थी और एक तरह से ये पूरी एक्ट के स्टे पे आ गए हैं। ये सिर्फ इस पे नहीं है कि 3 इश्यूज हैं, 10 इशू लगभग उठा लिए। वैसे अगर 10 इश्यूज पे कोर्ट स्टे दे दे फिर तो पूरी एक्ट ही स्टे हो जाए, और अगर 10 इश्यूज पे स्टे ना दे तो फिर पूरी एक्ट ही लागू हो जाए। पर ये स्कोप बढ़ा दिया गया। अब जानिए बहस के तुषार मेहता की स्टार्टिंग थी कि 3 इशू की जगह आप 10 इशू ले आए हैं, ये उचित नहीं है। पिटिशनर के जो एक्सटेंशंस थी ये गलत है। तो इस पे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु ने कहा, सिंघवी ने कहा कि पीसमिल हियरिंग नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं पूरी ही सुनवाई हो। ऑर्डर पड़ा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना का, पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया। फिर बहस शुरू हुई। बहस के अंत में लीड की थी कपिल सिब्बल ने। आप समझ जाएंगे किस तरह 3 से ज्यादा इश्यूज उठा दिए गए हैं कि ये वक्फ एक्ट प्रोटेक्शन के लिए है। कपिल सिब्बल का पहला मेन आर्ग्यूमेंट था कि वक्फ एक्ट कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए है, पर इसका एम है कि पूरा वक्फ को कैप्चर कर ले। ये लॉ इस तरह बनाया गया है कि बिना किसी ड्यू प्रोसेस के सारी प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया जाए। ये लॉ कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर जब तक डिसाइड कर रहा है प्रॉपर्टी वक्फ ही नहीं रहेगी। ये कह रहा है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट रेज कर दे तो वक्फ नहीं रहेगा। फिर वो कहते हैं वक्फ है क्या, वक्फ इज एन एंडाउमेंट टू अल्लाह और गॉड, और ये डेडिकेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का वो हवाला दे रहे थे इसके अंदर। फिर स्पेसिफिक आर्गुमेंट में है जो उनको 3-4 पीड़ाएं बहुत बड़ी हैं, मैं सिर्फ उसको कवर कर रहा हूं। पहली वक्फ बाय यूजर, दूसरी रजिस्ट्रेशन, तीसरी मुस्लिम कितने होंगे, चौथी क्या 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये बोल के कि वक्फ के पास ना बहुत पैसा नहीं। वो कह रहे हैं कि स्टेट तो रिलीजियस
इंस्टीट्यूशंस के लिए पैसा देता नहीं, बरियल ग्राउंड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो पीपल एट द एंड ऑफ देयर लाइफ वो उसको वक्फ के लिए डेडिकेट करते हैं और कोई चढ़ावा नहीं है। मॉस्क एंड ग्रेवयार्ड डू नॉट हैव अ 2000 करोड़ 3000 करोड़ कॉर्पस फंड नहीं है। सीजीआई ने इस पे ऑब्जर्वेशन किया कि बट आई गो टू गुरदास, इट इज ऑफन डन। यहीं पे एक तरह से ऑब्जर्वेशन में सवाल है, वो फैक्ट चेक है। तो कपिल सिब्बल बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ मॉस्क की बात कर रहा हूं। फिर सीजीआई ने एक सवाल पूछा कि अंडर द ओल्ड एक्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी या वॉलंटरी थी? रजिस्ट्रेशन की बहस क्यों है? इसलिए कि नए लॉ में कहा गया है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर कीजिए। जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप रजिस्टर करते हैं, आपका कोई ट्रस्ट भी है, आप उसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर है तो डॉक्यूमेंट है, साफ हो जाएगा इतने गज की इतनी जमीन मेरी थी, मैंने ये जमीन इसको दे दी। ये जनरल लॉ है इस देश का प्रॉपर्टी के ऊपर। नहीं तो बाद में क्या होता है, इसने 10 गज दिया था, उसको बोलते हैं नहीं ये तो 1 एकड़ था, 5 एकड़ था, 10 एकड़ था। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, हर प्रॉपर्टी में होनी चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? वक्फ बाय यूजर पे यही तो डिस्प्यूट है। आप बोलते नहीं है, डॉक्यूमेंट आप दिखाते नहीं है। पर सीजीआई के सवाल पे आते हैं, मैं कोर्ट पे आता हूँ, बीच बीच में अपना ओपिनियन भी दूंगा। कि सीजीआई ने पूछा कि ओल्ड एक्ट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी या वॉलंटरी थी? वर्ड यूज हुआ था, सिब्बल कहते हैं शैल। सीजीआई ने पूछा डज इट मेक इट मैंडेटरी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे अगर नहीं किया था? इस पे कपिल सिब्बल कहते हैं ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, फिर सीजीआई ने दोबारा पूछा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है इस चीज़ को स्पेसिफाई करना, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आएंगे और वो बोलेंगे, तो जो काउंसिल की स्टेटमेंट है कोर्ट कई बार रिकॉर्ड करता है मेन इश्यूज पे। तो सीजीआई ने कहा तो फिर आप ये कह रहे हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन पे कुछ नहीं होता था, हम ये स्टेटमेंट एज स्टेटेड ले लें? इस पे कपिल सिब्बल कहते हैं कि जो मुतावली रजिस्टर नहीं करता था उसके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर सीजीआई ने पूछा सो नथिंग एल्स, वी विल रिकॉर्डेड देन कि 1913 से 2013 though there was a provision of registration, there were no consequences for non-compliance except removal of मुताबिक। ये आप पॉज कर लीजिएगा, जब तुषार मेहता के आर्गुमेंट आएंगे आपको बहुत इसमें जानकारियां मिलेंगी। सीजीआई ने फिर ऑब्जर्व किया कि आप कह रहे हैं प्रायर टू 2025 कोई नीड नहीं थी रजिस्टर करने की वक्फ बाय यूजर। ये टॉपिक को मैं यहाँ रोक देता हूँ क्योंकि इसके बाद लॉन्ग टर्म ये चलता रहा। उसके बाद दूसरा सवाल जो कोर्ट में उठाया गया वो था एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। ये संभल केस में भी काम आएगा जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है, एएसआई मॉन्यूमेंट और वक्फ के बीच में क्या इंटरप्ले होगा। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि इवन दो एंशिएंट मॉन्यूमेंट की तरह प्रिजर्व था, पर वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहती है, वो सरकारी नहीं बन जाती है। सीजीआई ने पूछा सवाल, तो आप सबमिट कर रहे हैं कि राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजियस एक्टिविटी इज कर्टेल्ड जब इसको एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट में डाल दिया जाता है। सिब्बल कहे नहीं, पहले एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के अंदर मेरा राइट टू प्रिजर्व था। अब जो संभल केस चल रहा है इस केस में बहुत सारी तारें जुड़ेंगी, क्योंकि इसमें बाबरी केस का भी हवाला दिया जाता है। इसमें बार बार बाबरी जो केस था, मस्जिद केस था, उसका जो शुरू वाला 90s वाला, उसका भी हवाला दिया जाता है। तो ये एक केस का इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज है ऑल ओवर इंडिया, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इतना इसका वास्ट इम्पैक्ट है और इतना इसका अब्यूज था एज पर द गवर्नमेंट, तभी ये लॉ आया गया है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट पे आते हैं। फिर वो बोलते हैं मैं 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं बिफोर आई क्रिएट अ वक्फ। ये तो पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि मुझसे कैसे कहा जा सकता है कि मैं 5 साल मुस्लिम हूं। इसका ट्विस्ट क्या है, कपिल सिब्बल के अगले आर्गुमेंट में आ जाएगा। अगर एक शेड्यूल ट्राइब है, वो मुस्लिम है और वो प्रॉपर्टी को वक्फ बनाना चाहता है, तो ऑन फेस ऑफ इट उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है ट्राइबल एरियाज में, ये थर्ड टॉपिक, किस तरह ट्राइबल एरियाज में क्या कन्वर्जन्स हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, क्या इंड्यूसमेंट के साथ हो रही हैं, क्या नहीं भी कन्वर्जन हुई होती है और आप बाद में बोल देते हैं हुई थी। बहुत सारे सवाल हैं ये प्रॉपर्टी से बाहर निकल के रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, और हर स्टेट के लॉज हैं रिलीजियस कन्वर्जन पे, उसको भी अफेक्ट करने जा रहा है। इसका मैं सिर्फ स्कोप समझा रहा हूँ आपको कितना वास्ट है। फिर वो कहते हैं कपिल सिब्बल
कि हमारा राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी इज टेकन अवे, क्योंकि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल आएगा उसके मेजॉरिटी मेंबर्स नॉन मुस्लिम हैं। 12 नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे, 10 मुस्लिम हो जाएंगे। अर्लियर इट वाज ऑल मुस्लिम्स, अब ये नॉमिनेटेड हो जाएगा। इस तरह ये वक्फ को कैप्चर करना चाह रहे हैं, इस तरह ये हर चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। एक और आर्गुमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अंडर सेक्शन 3C जब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी, तो बिना इंक्वायरी के, अगर सरकार इंक्वायरी कर रही है तो सारी सरकार की इंक्वायरी है, बिना इंक्वायरी के भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी। अगर वक्फ नहीं रहेगी तो मेरा एक्सेस नहीं रहेगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मेरे आर्टिकल 25, 26, 27 हिलते हैं। कोई जुडिशल प्रोसेस नहीं है, सरकार अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देगी, डिस्प्यूट रेज कर देगी और वक्फ बाय यूजर हट जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इस पे मोटी मोटी कपिल सिब्बल की बहस खत्म होती है। सीजीआई की 2 ऑब्जर्वेशंस वाइटल। पहली, सो एज कंपेयर टू सॉलिसिटर जनरल्स कंटेंशन, अब 10 आपने ग्राउंड्स रेज कर दिए, 10 आपने ग्राउंड्स रेज कर दिए हैं, 3 की जगह। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 ग्राउंड मतलब आपने पूरी एक्ट पे ही चैलेंज कर दिया। एक तरह से अच्छा भी है, इसी समय सारा चैलेंज हो जाए। नहीं तो अभी 3 ग्राउंड्स होते, फिर बाद में आते कि नहीं ये चीज़ें रह गई थी, अब इसलिए चैलेंज कर रहे हैं। ठीक, फुल्ली चैलेंज है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अभी तो आर्गुमेंट बचे हैं डॉक्टर सिंघवी के, अभी आर्गुमेंट बचे हैं डॉक्टर राजीव धवन के, तो पूरा आपने एक्ट को चैलेंज कर दिया, ये आप समझ जाइए। अब मैं आ जाता हूँ, जब ये 10 वाला सवाल था तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा सॉलिसिटर जनरल के पास 11 सोल्यूशन होंगे। अब आ जाते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही बेसिकली जज बन जाएगा अपने केस में, वो ही डिसाइड कर लेगा। फिर वो कहते हैं कि अब देखिए, वंस ASI मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड हो जाता है, जैसे जामा मस्जिद संभल में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई एक लोकल कमिश्नर जाए सर्वे करे, उसके बाद किस तरह वायलेंस हुई वो भी इस केस के अंदर देखना जाएगा ना। वायलेंस पार्ट नहीं, पर संभल का ASI का पार्ट भी वो रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं मेरा वक्फ का स्टेटस गया, बार बार वही बात चल रही है, मेरा वक्फ का स्टेटस गया, मेरा राइट जाएगा। इस पे CGI ने कहा, नहीं, जस्टिस मैसी ने कहा कि ये जो बिल था इस पे वोटिंग हुई थी। सिब्बल कहते हैं कि हाँ, पर वो बिल पास होने से जस्ट पहले हुई थी। मैं पार्लियामेंट का बता दूं, भैया वोटिंग होती है, वोटिंग हो गई तो वो पास हो गया, नहीं हुई तो पास नहीं हुआ। जस्ट पहले था, जस्ट बात था, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, था या नहीं था। ऐसे थोड़ा ना सुबह बहस हुई तो लीगल बहस है, और अगर लंच के बाद बहस हुई तो वो बहस की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कौन सा तर्क है? बट ठीक है कि ये जस्ट बिफोर वोटिंग हुआ था। यहाँ पे आप कपिल सिब्बल की बात पॉज से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया पहले दिन ही कि प्रिजम्पशन है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की फॉर अ स्टैच्यू, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते अनलेस एक ग्लेरिंग केस बना है। ये हमें कॉलेज से पढ़ाया गया, अदरवाइज वी नो व्हाट इज हैपनिंग। कॉलेज से पढ़ाया गया है, ये बेसिक है लॉ का। लॉ स्टूडेंट्स को भी पता है कि एक बारी जनता इलेक्ट करती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर देते हैं तो वो बहुत गरिमा से होता है, उसको ऐसे नहीं ले सकते कि कोई ब्यूरोक्रेट का डिपार्टमेंटल ऑर्डर है। पूरी जिस पे लंबी बहस हुई, वो सॉलिसिटर जनरल आर्ग्यू करेंगे, पर इस पे बहुत लंबी बहस हुई थी, पता है आपको, JPC तक बनी थी, पता है आपको। तो उसके अंदर प्रिजम्पशन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब आपने 10 ग्राउंड्स रेज कर दिए हैं तो फिर तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, किसी भी हालत से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये कोर्ट जब डिसाइड करेगा उस पर आएंगे, कोर्ट उसको डील करेगा। फिर ये कहा कि जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम बन रहे हैं। कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया, यहाँ भी 2 जज बैठे हैं, एकदम से कपिल सिब्बल बोल पड़े, आई एम सेइंग दे आर नॉट प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट नॉन मुस्लिम्स। आई एम सेइंग मना नहीं है, ये बात सरकार कर रही है आर्ग्यू, और आगे भी आएगा कि वक्त की तो इतने वाइड फंक्शंस हो गए हैं कि वो रिलीजियस से बाहर अब सेकुलर एरिया में भी घुस गया। इतनी पावर्स, इतने फंक्शंस हैं, तो नॉन मुस्लिम्स भी होने बोर्ड पे ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सिर्फ धार्मिक काम नहीं कर रहे, आपके बहुत सारे। फिर मिस्टर धवन आते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, वो कह रहे हैं हम एक सेकुलर नेशन है, मेरा एक क्लाइंट है जो सरदार है, वो कहना चाहते हैं कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है वक्फ के लिए, तो क्या होगा? हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स।
वैसे अगर कोई करना चाहता है, मैं बताता हूँ, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन की पावर्स होती हैं, आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए जाए, सिर्फ मुस्लिम्स के कॉज के लिए जाए, तब भी आपके पास पावर्स हैं, आप कर सकते हैं, पर उसमें रजिस्ट्रेशन होंगी। सारी बात आ रही है रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी ओनर का क्या माइंड है वो दिखा देती है। फिर डॉक्टर सिंह भी आर्ग्यू करते हैं, मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, उसके अंदर एक जोक हुआ था, लाइटर वेन, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि जो चीज़ें चली जा रही हैं सुबह से, उसमें बहुत सारी चीज़ें सही नहीं हैं। इस पर डॉक्टर सिंह भी कहते हैं, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी द फंडामेंटल राइट टू से रॉन्ग थिंग्स, ही इज इंटरप्टिंग एवरी सेंटेंस, लेट मी फिनिश। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लाइटर साइड भी होती है, पर इसमें एक बात भी देखिए, क्योंकि सही क्या है कानून के इंटरप्रिटेशन और गलत क्या है इंटरप्रिटेशन, तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। दोनों साइड्स को लगता है कि दूसरी साइड के इंटरप्रिटेशन गलत है, दैट इज़ वाई वी हैव अ जुडिशरी। इसलिए बहुत आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको ये जजमेंट बहुत क्लोजली जब डील करेगी, और वो फ्यूचर के लिए इम्पैक्ट और करंट संभल से लेके वायलेंस जो हुई चीज़ों पे वक्फ पे लेके फ्यूचर में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, मिनॉरिटीज़ पे क्या होगा, बहुत वास्ट इसका स्कोप है। अब मैं आ जाता हूँ अगले दिन की बहस पे, जो है तुषार मेहता की बहस। उन्होंने स्टार्ट ही किया कि ये पिटीशंस जो हैं किसी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की नहीं है, पीआईएल के रूप में आई हैं। सवाल बेसिक ये है, मोटी मोटी सवाल बेसिक ये है कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं, कि पार्लियामेंट ये लॉ बना सकता है या नहीं, उस पर कोई सवाल ही नहीं। पार्लियामेंट के पास पावर है, वक्फ एक्ट पार्लियामेंट नहीं बनाया था, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कर सकता है। दूसरी बात कि एक बहुत बड़ा मेनेस को हम इरेडिकेट कर रहे हैं, जो 1923 से था, लगभग 100 साल से ये चल रहा था, हमने सबको सुना। ये जो चंद पिटिशनर आए हैं, ये मुस्लिम समाज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, सारा मुस्लिम समाज अलग है। हमें बस 96 लाख रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जेपीसी की 36 सिटिंग्स हुई थी। मुस्लिम समाज भी, आपको बता दूं, बहुत बारी कंप्लेंट कर चुका है कि वक्फ के अंदर करप्शन चल रही है, वक्फ के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं कि उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, और एक ऑर्डिनरी मुस्लिम, एक मुस्लिम जिसको वेलफेयर चाहिए, उसको भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत परसिस्टेंट, बहुत सालों से कंप्लेंट है। तो ये जो कुछ लोग कोर्ट में आ गए हैं, ये मुस्लिम समाज के भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते कि सारा मुस्लिम समाज ही इनके अंदर आ गया है। फिर कोर्ट ने, फिर तुषार मेहता ने कहा कि जो ये चीज़ें आई थी, वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी जो चीज़ें आई थी, ये एकदम से आई हैं नवंबर 2013 में। 14 में इलेक्शन था, आचार संहिता से पहले, जस्ट बिफोर इलेक्शन ही आ गया कि नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, वक्फ के अंदर कर सकते हैं डोनेशंस। चुनाव के लिए आया था क्या, बोला नहीं उन्होंने, तो आप खुद सोचिए, नवंबर 2013 में अमित शाह ने शायद पार्लियामेंट में कहा था कि अगर 2013 में आप इतना ज़्यादा एग्जैजरेशंस नहीं करते, इतनी ज़्यादा प्लीजमेंट नहीं करते, इतना ज़्यादा वोट बैंक के लिए कानून नहीं बनाते, तो शायद ये अमेंडमेंट्स आती नहीं। मेरे अनुसार तो 95 एक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर भी आनी चाहिए थी, बट 13 के बाद तो मतलब एक पूरा, मुझे मेरा बोलने में मुझे संकोच नहीं है, स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया गया था। तुषार मेहता कहते हैं कि 5 साल के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, वक्फ वो बना सकता है अपनी प्रॉपर्टी की, किसी और की नहीं। ये हम सिर्फ इराडिकेट कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी की बनाओ, किसी और की मत बनाओ। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोई प्राइवेट बंदा बोल रहा है मेरी है, वक्फ कह रही है हमारी प्रॉपर्टी है, कोर्ट डिसाइड करेगी। पहले लॉ में क्या हो रहा था, कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन ही बाहर करी जा रही थी। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस तरह बाहर की जा रही थी कि इस तरह एक देश में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ एग्जामिन करता है, वहाँ पे आप बड़ी लिमिटेड सी जुरिस्डिक्शन, इन वे तो आप आउट ही करना चाह रहे थे, या बहुत लिमिटेड सी जुरिस्डिक्शन दे रहे थे। फुल जुरिस्डिक्शन नहीं चाहिए कोर्ट की। कोर्ट से क्यों डरना, कोर्ट से क्यों भागना, आपके पास पेपर है, चीज़ आपकी है, आप जीत जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट के लिए है तो ये गलत आर्ग्यू हो रहा है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट क्या ये नहीं देख सकती कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है नहीं है। गवर्नमेंट आपकी मेरी प्रॉपर्टी देखती है, या आपकी है मेरी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में। गवर्नमेंट अपने लिए नहीं देख सकती कि उसकी प्रॉपर्टी है, और रेवेन्यू अथॉरिटी डिसाइड करते हैं। फिर वो रेवेन्यू एंट्री होती है,
उसके बाद अगर कोई और एक्सरसाइज देनी जाती है तो वो कोर्ट से ही होती है। एक रेवेन्यू एंट्री, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू एंट्री होती है। सीजीआई पूछते हैं कि उनका कंटेंशन है कि गवर्नमेंट सारा केस डिसाइड कर लेगी, उस पर उन्होंने कहा रेवेन्यू एंट्री है। सीजीआई ने फिर पूछा तो ये सिर्फ कागजी एंट्री या पेपर एंट्री है, मतलब रिकॉर्ड एंट्री है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा ये सिर्फ पेपर एंट्री है। अगर गवर्नमेंट को ओनरशिप चाहिए या गवर्नमेंट को पोजेशन चाहिए तो गवर्नमेंट को कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया बहुत बारी, सरकार को भी कागज दिखाना पड़ता है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए। वक्त यहाँ पे आर्ग्यू कर रहा है कागज नहीं दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री कर ली कि ये वक्फ कह रहा है, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम लिख देंगे हमारी प्रॉपर्टी है, पर इसका मतलब ये ऑर्डिनरी लॉ है इस देश का, कोई नई बात नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सरकार समझती है उसकी है तो सरकार अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो मर्जी लिख ले, कोर्ट जाके उसको एविक्शन करवानी पड़ती है, ओनरशिप दिखानी पड़ती है, तभी प्रॉपर्टी बनती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि पेपर एंट्री है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक हो रहे हैं, ज़रूरी है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक हो रहे हैं, पर अगर गवर्नमेंट को ओनरशिप चाहिए तो उसको सूट डालना पड़ेगा टाइटल के लिए, उसको अगर पोजेशन चाहिए तो उसके लिए सूट डालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। और अफेक्टेड पार्टी किसी भी स्टेज पे चैलेंज कर सकता है इसको। सीजीआई की ये ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो पिक्चर जो पेंट हो रही है वो ये है कि कलेक्टर, अगर पिक्चर पेंट मीन्स जो पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया, पिक्चर ये पेंट हो रही है कि अगर कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट करता है तो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और जो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो सरकार सारी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लेगी। यही चला रहे हैं हर टीवी स्टूडियो में, और कोर्ट में भी इफेक्टिवली यही बहस की कि इंक्वायरी के अंदर ही ऐसे होगा जैसे कलेक्टर आएगा, धक्के मारेगा, बाहर निकालेगा और प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ जाएगा। मोटी मोटी बात यही कर रहे हैं आर्ग्यू। सॉलिसिटर जनरल ने कहा ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल चाहिए या पोजेशन चाहिए तो कोर्ट से ही होता है, कोर्ट ऑर्डर से ही होता है। भाई ये देश का लॉ है, कोई नई बात थोड़ी ना है। आपकी अगर प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो कोर्ट से ही जाती, बोलती हमारी है। आप अवैध पे हो, आप पोजेशन में हो, कोर्ट ऑर्डर्स ही आते हैं। जस्टिस मसीहा ने कहा तो पोजेशन रहेगी जिसके पास है until you take recourse to law। शॉर्ट आंसर, वन वर्ड आंसर सॉल्यूशन का यस। सारा जो एक पूरा नरेटिव बना रहा था वही सॉलिसिटर जनरल ने ध्वस्त कर दिया कि गवर्नमेंट इंक्वायरी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए, उसके बाद जो देश का कानून सबके लिए, उसके हिसाब से हम चलेंगे। और देखिए ज़मीन पे प्रोटेस्ट, वायलेंस, किस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं कि सरकार ऐसे आएगी, हाथ पैर बांधेगी, इफेक्टिवली हाथ पैर बांधेगी, धक्के मारेगी, आपको प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देगी। ये पावर किसी सरकार के पास डेमोक्रेसी में नहीं होती। पर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्ट होके, सरकार के पास डॉक्यूमेंट होके, तो अगर आप गलत बैठे हैं तो सरकार खाली करवाएगी एज पर लॉ आफ्टर गोइंग टू कोर्ट। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फिर सीजीआई की ऑब्जर्वेशन आई, सो अनलेस प्रोसीडिंग्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 83 आर टेकन लॉजिकल एंड इविक्शन नहीं होगी। सॉलिसिटर ने फिर बोला एसजी सेज यस प्लीज सी, ये लॉ है। मोटा मोटा आप समझिए कि जो ये वक्फ बाय यूजर एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। रजिस्ट्रेशन इसलिए चाहिए, सरकार की इंक्वायरी इसलिए चाहिए, सरकार को प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको एज पर लॉ करवानी पड़ेगी। ये भी है कि अगर 5 साल का जो बोलते हैं कि मुस्लिम का, कि भैया 5 साल की वो मुस्लिम होना चाहिए, तो उस पर कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया सॉलिसिटर जनरल ने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक्ट में है, शरिया एक्ट में सेक्शन है जो कहता है। और वो कह रहे हैं कि ये एसेंशियल है। हम ये नहीं चेक कर रहे कि आप 5 बारी नमाज पढ़ते हैं या यू ड्रिंक वाइन एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बेसिक डिफ़िकल्टी तो है ना कि आप वक्फ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप थे भी या नहीं थी, आप अननोन लोगों की डेथ के बाद अगर बोल दें इसने वक्फ किया है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए, तो वो मुस्लिम भी ना हो और उसने रजिस्ट्रेशन भी ना की हो, तो फिर तो आप प्रॉपर्टी ले लेंगे। कम से कम दोनों टेस्ट होने चाहिए ना, मुस्लिम तो हो तब तो कम से कम आप बात तो कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन हो। ये दोनों ही नहीं चाहते हैं, जो बेसिक बहस हो रही है। थोड़ा मैं यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि अब हम एंडिंग पार्ट पे पहुँच रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल अपने आर्गुमेंट्स को ख़त्म कर देते हैं और रिजॉइंडर जो पिटिशनर का राइट होता है जब एक बारी रिस्पॉन्स आ जाता है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा
कि हम इस बात पे हैं कि ये एक्ट को स्टे किया जाए या नहीं, इस एक्ट का एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव है, उसको वो अचीव करना चाह रही है, वो अचीव होना चाहिए या नहीं। सीजीआई ने दोबारा कहा कि हमने पहले भी कह दिया था कि प्रिजम्पशन होती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की, द प्रिजम्पशन इज विद द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। सॉलिसिटर जनरल फिर इसके आगे बढ़ते हैं, ये बात बार बार दिमाग में रखिए, प्रिजम्पशन क्या होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा आंध्र प्रदेश में सरकारी लैंड को इंक्रोच किया जा रहा था, वक्फ बाय यूजर फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे आपका राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, संविधान हो ना हो। जब लोग इमरजेंसी में संविधान को सस्पेंड कर रहे थे, खैर उस समय तो ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 नहीं है, पर अब हम सब मानते हैं कि पार्लियामेंट आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकती, किसी को भी ये नहीं कह सकती कि आपकी जान ले लेंगे हम अपनी मर्जी से। तो वक्फ बाय यूजर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टैट्यूट से आया था, एक लॉ से आया था। जब लॉ से आ सकता है तो लॉ से लिया जा सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि वक्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मैं सारा सम अप कर रहा हूँ, वक्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट है पर ये एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है। टेस्ट क्या है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बात करते हैं पर उनको मानते नहीं हैं कई लोग। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक डिफरेंस है रिलीजियस प्रैक्टिस और इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। बहुत सारी जजमेंट्स हैं, ये भी एक नया इशू है, मैं इसमें नहीं जा रहा, इसका भी इम्पैक्ट होगा। पर सॉलिसिटर जनरल का आर्गुमेंट समझ लीजिए कि चैरिटी तो हर रिलीजन में है, चैरिटी उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में है, सिख्स में है, सब में है। तो चैरिटी इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता। कोई अगर वक्त ना क्रिएट करे, कोई मुस्लिम के पास बहुत पैसे ना हो, वक्त ना क्रिएट करे, क्या वो मुस्लिम नहीं रहेगा? इसेंशियल क्या होता है? और कई चीज़ें एक रिलीजन का पार्ट होती हैं पर उससे रिलीजन को अफेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। आगे बोल लीजिए कि वक्फ बोर्ड, जो आर्गुमेंट किया जा रहा था कि नॉन मुस्लिम आएंगे, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के बहुत सारे फंक्शन जो सेकुलर है नेचर में, वो सिर्फ मॉस्क या दरगाह से डील नहीं कर रहा, वो स्कूल से कर रहा है, ऑर्फनेज से कर रहा है, उसके अंदर स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटा मोटा सॉलिसिटर जनरल के आर्गुमेंट को आप समझ गए। उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो 3 पॉइंट थे, जो इनिशियल ऑर्डर था चीफ जस्टिस खन्ना का, कि 3 इश्यूज पे इंटरिम लिमिटेड रिलीफ पे बात हो, तो उस पे सॉलिसिटर जनरल अडिग थे। उन्होंने कहा कि आई एम कीपिंग माई आर्गूमेंट्स ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स ब्रॉडली, क्योंकि उसके आगे जो आर्ग्यू कर रहे हैं 10 पॉइंट हो या 15 पॉइंट हो, वो अनफेयर है। पर एक बात और, शेड्यूल्ड ट्राइब एस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत की गई और वो मैंने बोला एक सेपरेट बहुत बड़ी इशू है। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब एस्पेक्ट पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लासिफिकेशन है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है, उनकी ज़मीनें हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। तो सीजीआई ने एक ऑब्जर्वेशन करी कि लैंड तो उनके पास ही रहेगा। सॉलिसिटर जनरल कहते हैं नहीं, वक्फ का मतलब है कि आप डेडिकेट कर रहे हैं ऑलमाइटी को, और लैंड बिकम्स अ डेडिकेटेड लैंड, नॉट अ ट्राइबल लैंड। तो इसलिए ट्राइबल के अंदर, और वक्फ है इरिवर्सिबल, यही आर्ग्यू कर रहे हैं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो ट्राइबल के साथ अगर कुछ गलत हुआ और उसको वक्फ बना दिया गया, तो ट्राइबल का राइट का क्या होगा? इसीलिए ये अमेंडमेंट्स ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है रिजॉइंडर, जहाँ के अंदर कपिल सिब्बल, मिस्टर धवन ने आर्ग्यू किया, जहाँ पे एक पॉइंट पर मैं डालना चाहूँगा मिस्टर रंजीत कुमार सीनियर एडवोकेट का, जो वक्फ ऐड के लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट डाला कि मुल्लाज लॉ और बुक ऑन मोहम्मदियन लॉ स्टेट्स कि वक्फ कभी डिक्लेयर कर सकता है अगर आदमी खुद ओनर हो। तो यही तो सारे बात कर रहे हैं, ओनर हो आप जो मर्जी कीजिए, आप चैरिटी कीजिए एज अ ओनर, आप अपने बच्चों को दीजिए एज अ ओनर, आपकी मर्जी है। पर विदाउट बीइंग एन ओनर, जहाँ पे सारा जड़ है फसाद की, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने का लॉजिक दी जाता है, वही तो जड़ है। तो जो रिजॉइंडर आया उसके अंदर सीजीआई ने फिर एक सवाल रिजॉइंडर में ही बोल दिया पिटिशनर्स को कि आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक्ट इतनी आर्बिट्री है, इतनी आर्बिट्री, इतनी गलत है, इतनी आउटसाइड द एक्सेप्टेड लॉ है, एक्सेप्टेड जजमेंट्स ऑफ कोर्ट है कि इट शुड बी स्टेड। इस पे कपिल सिब्बल आर्ग्यू करते हैं कि सेक्शन जो है
आप इसको रिटन सबमिशन के हिसाब से नहीं पढ़ सकते, काउंटर एफिडेविट के हिसाब से नहीं पढ़ते, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या, पर मोस्टली बातें रिपीट हो रही होती हैं, तो मैं इसलिए वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप कर रहे हैं उससे 200 साल 500 साल पुरानी चीज़ों पे असर पड़ जाएगा। सीजीआई का इस पे क्वेश्चन था, पर अगर 93 एक्ट के अंदर आपने रजिस्टर किया था तो 200-500 साल वाली बात ही नहीं आएगी उसमें। तो इट इज़ नॉट एज ए फॉर 100 ईयर्स, पर ये सारी भी ऑब्जर्वेशन चल रही हैं कोर्ट की, क्वेश्चन चल रहे हैं कोर्ट के। फिर इस बहस के बाद जजमेंट हो गई है रिजर्व्ड ऑन दी क्वेश्चंस। अब 3 पॉइंट सॉलिसिटर जनरल ने इन डेप्थ किए हैं, पिटिशनर्स ने 8, 10, 12 पॉइंट्स करे हैं। कोर्ट अब क्या प्रोनाउंस करता है उस पर बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है, बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो उसके दो पहलू बताता हूँ आपको। पहला, जो कोर्ट बार बार रिटेरिएट कर रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, कुछ इतना एग्रीजियस, इतना ग्रॉस, इतना बड़ा होना पड़ेगा इस एक्ट से कि उसको स्टे करना पड़ जाए। दूसरी बात, 3 पॉइंट्स पे डिस्कस होना था या आर्ग्यूमेंट्स होने थे, अब उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है। तो अगर उस वाइड में कोर्ट जाता है या सिर्फ 3 पॉइंट्स पे रहता है, ये भी आपको जब ऑर्डर आएगा तभी समझ आएगा। लगता क्या है, ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं, वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। कोर्ट के अंदर जब आर्गूमेंट हुए हैं, कोर्ट किस किस बात को, क्योंकि आर्गूमेंट में तो मजाक में बोल दिया गया कि हमारा राइट है आर्ग्यू करने का, अपनी इंटरप्रिटेशन आर्ग्यू करने का, उसको राइट या राइट ना मानना तो देखा जाएगा, कोर्ट का डिसीजन है। जिसकी इंटरप्रिटेशन राइट हो कोर्ट उसको मान सकता है। पर जो बेसिक टेस्ट होता है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है? मेरे अनुसार है। बेसिक टेस्ट क्या होता है कि अगर कोई स्टैच्यूट वक्फ बाय यूज़र लाया था तो फिर स्टैच्यूट ही निकाल रहा है, कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं है कि हर इंडियन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये फंडामेंटल राइट है। आपकी लाइफ सैक्रोसैंट है, ये फंडामेंटल राइट है। तीसरी बात, रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है, पर क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? चैरिटी तो हर रिलीजन में है, किसी भी रिलीजन की वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बोल सकते हो आप? ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो सब मुझे लगता है ऑर्डर आएगा जब, उसमें क्लियर हो जाएंगे। पर एक बात तो साफ है, जब ये लागू भी होगा, फुल्ली इम्प्लीमेंट हो, लागू हो चुका है, फुल्ली इम्प्लीमेंट होगा, हर चीज़ होगी, बहुत सारे चैलेंजेस अभी और आएंगे और इससे जुड़े हुए तारे बहुत सारे टॉपिक्स में छिड़ गए हैं। इसलिए वक्फ एक्ट 370 धारा के बाद, जहाँ पे पर बेसिकली वो सिर्फ 370 से कंसर्निंग था, ये उससे ज़्यादा बड़ा है। संभल डिस्प्यूट वो भी इसमें आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जब भी जजमेंट आएगी उसको डिस्कस करेंगे और आपको ज़रूर अपनी तरफ से सिंपल भाषा में, नॉन लॉयर्स को भी समझ आ पाए उस भाषा में डालने की कोशिश करूँगा। भारत माता की जय।